डर की एक आवाज़। आर के हॉरर एफएम। सोचिए रात के 12 बजे आप अकेली बस स्टॉप पर खड़ी हो और एक 70 साल की बुढ़िया आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, क्या ये बस रामनगर जाएगी? आज मैं आपको वही सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो कि अनामिका के साथ में हुई है। अनामिका को एक 70 साल की बुढ़िया ने क्या ये बस रामनगर जाएगी ऐसा पूछा था, और थोड़ी देर बाद अनामिका को पता चलता है कि जिस बुढ़िया ने उसे रामनगर का पता पूछा था वो कोई इंसान नहीं है। तो आखिर में अनामिका के साथ में हुआ क्या था? तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अनामिका है। मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं अपने माँ बाप की अकेली संतान हूँ। ना मेरा कोई भाई है, ना कोई बड़ी बहन। इसलिए घर की पूरी जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी पड़ती है। मेरे पापा अक्सर बीमार रहते हैं, कभी दवाई, कभी हॉस्पिटल, तो कभी घर का खर्चा। सब कुछ मुझे ही देखना होता है। मैं एक प्राइवेट ऑफिस में जॉब करती हूँ। रोज कोशिश करती हूँ कि रात के 10 बजे तक घर निकल जाऊँ, लेकिन वो दिन थोड़ा अलग था। उस दिन ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। फाइल्स, कॉल्स, रिपोर्ट्स, समझ ही नहीं आया वक्त कैसे निकल गया। जब मैंने घड़ी देखी तो रात के लगभग 12 बजने वाले थे। मेरा दिल थोड़ा सा घबराया, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं टैक्सी या कैब कर सकूं। ऑटो भी उस वक्त मिलना मुश्किल होता है। मेरे पास एक ही ऑप्शन था, बस। ऑफिस के पास एक पुराना बस स्टॉप था जहां से रात के 12 बजे लास्ट बस रामनगर के लिए जाती थी। मैं थोड़ी घबराहट में तेज कदमों से बस स्टॉप की तरफ बढ़ गई। जैसे ही मैं बस स्टॉप पर पहुंची, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। ना कोई दुकान खुली थी, और ना कोई चाय वाला था, और ना ही कोई सिक्योरिटी वाला। सिर्फ एक पुरानी स्ट्रीट लाइट थी जो हल्की हल्की रोशनी दे रही थी, और एक अजीब सी ठंड थी। मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैंने अपना फ़ोन निकाला और बस टाइम पास के लिए स्क्रॉल करने लगी। खुद को समझा रही थी, बस 5 मिनट में बस आ जाएगी। तभी अचानक बिल्कुल मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, क्या ये बस रामनगर जाएगी? मेरी सांसें अटक गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। अभी कुछ देर पहले यहाँ कोई भी नहीं था। अचानक हवा तेज और ठंड लगने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर ठंडी हवा छोड़ दी हो। हिम्मत करके मैं धीरे से पलटी। मेरे सामने एक लगभग 70 साल की बुढ़िया खड़ी थी। सफ़ेद बाल, सफ़ेद चेहरे और सफ़ेद झुर्रियाँ भी थी, और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसका चेहरा देखकर अंदर से अजीब डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने नॉर्मल रहने की कोशिश की। डरते हुए मैंने कहा, जी दादी, ये बस रामनगर जाएगी। वो बस मुझे घूरती रही। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उस पल मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं चुप रही। तभी दूर से बस के हॉर्न की आवाज़ आई। मेरी जान में जान आई। सच में वो रामनगर की बस आ रही थी। जैसे ही बस पास आई, मैं बिना कुछ सोचे तेज भागकर बस पकड़ने लगी। मैंने पीछे मुड़कर उस बुढ़िया को देखा तक नहीं। बस में दौड़कर चढ़ गई और सीधे जाकर सीट पर बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद बस चल पड़ी। ड्राइवर ने मिरर में देखा, उसे मैं कुछ ज़्यादा ही घबराई हुई लगी। तभी उस भैया ने मुझे पूछा, बेटा सब ठीक है ना? इतनी घबराई क्यों हो? कोई बात है क्या? मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, भैया, भैया वहाँ बस स्टॉप पर एक बुढ़िया खड़ी थी जो मुझे पूछ रही थी, क्या ये बस
रामनगर जाएगी? उस भैया ने मुझे नॉर्मल टोन में कहा। तो बेटा, इसमें डरने वाली क्या बात है? मैंने धीरे से कहा, भैया भैया बात वो नहीं है। मैंने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और बोला, भैया भैया मैंने देखा उस बुढ़िया के पैर जमीन पर नहीं थे और ना ही उसकी परछाई उस जमीन पर दिख रही थी। अचानक बस में सन्नाटा छा गया। ड्राइवर ने स्टीयरिंग को जोर से और पकड़ लिया। फिर उसने जो कहा वो सुनकर मेरी रूह कांप गई। उस भैया ने बताया, हाँ बेटा, कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में आया था, इस बस स्टॉप के पास रात के टाइम एक 70 साल की बुढ़िया रोड एक्सीडेंट में मर गई थी। लोग कहते हैं उसकी मौत वहीं हो गई थी। इसलिए हम लोग वैसे भी इस बस स्टॉप पर रात को बस नहीं रोकते, क्योंकि इस बस स्टॉप पर इस टाइम पर कोई रहता ही नहीं। आज आपको देखा इसलिए बस रोक दी। बस थोड़ी आगे बढ़ी ही थी। मेरा दिल कह रहा था एक बार पीछे देख लेती हूँ। मैंने खिड़की से पीछे की तरफ देखा और जो मैंने देखा उसके बाद मैं कभी उस बस स्टॉप पर रात में नहीं गई। वो बुढ़िया वहीं खड़ी थी उस रोड पर। वो अजीब सी हंस रही थी और जैसे बिना आवाज़ के कह रही हो, भाग कर कहाँ तक जाओगी। आज भी कहा जाता है कि जो कोई भी उस रात को बस स्टॉप पर जाता है और गलती से लगभग 12 बजे वो वहाँ पर पहुँच जाए तो वो बुढ़िया दिखती है और वो बस एक ही सवाल करती है, क्या ये बस रामनगर जाएगी? मेरा नाम सोनू कुमार है। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसने मेरी ज़िंदगी हिलाकर रख दी। इस घटना के बाद मैं लगभग 10 से 15 दिन तक ठीक से सो भी नहीं पाया था। कभी कभी तो मुझे सिर्फ इसके बारे में सोचकर मुझे बुखार आ जाता था, पसीने छूट जाते थे मेरे और दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी और जब यह घटना हुई थी तब मैं लगभग 10 साल का था। आज मेरी उम्र 20 साल है, पर इस कहानी की यादें आज भी मुझे चैन से जीने नहीं देती। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ 10 साल पहले एक अंधेरी और एक खौफनाक रात की तरफ। ये कहानी है मेरे गांव के पास में रहने वाले एक परिवार की। हमारे घर से थोड़ी दूर एक बड़ा पुराना घर था जिसमें एक पति, पत्नी और उनका जवान बेटा विजय रहता था। विजय दिखने में अच्छा पढ़ा लिखा और सीधा लड़का था, पर उसका दिल किसी और पर आ गया था, एक गरीब घर की लड़की पर। गांव के लोग कहते थे वह लड़की सुंदर थी, बिल्कुल बिल्कुल सफेद चांद जैसी, पर उसका परिवार बहुत गरीब था। विजय उससे सच्चा प्यार करता था, पर उसकी माँ को यह बिल्कुल पसंद नहीं थी। विजय की माँ अक्सर विजय से कहती थी, इस लड़की की औकात नहीं है हमारे घर में आने की। मेरे बेटे की शादी मैं अमीर घर में करूंगी जहां से मुझे मोटा दहेज मिलेगा। पर विजय जिद्दी था, उसने किसी की बात नहीं मानी और एक दिन बिना बताए दोनों ने गांव में छोटे से मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी के बाद विजय ने अपनी दुल्हन को लेकर घर आया। उस रात घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। विजय की मां जोर जोर से चिल्लाने लगी, तूने मेरी बात नहीं मानी, आखिर तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला ही दे। विजय चुपचाप खड़ा रहा और उसकी दुल्हन रो रही थी। अगली सुबह सबको हैरानी हुई। विजय की मां का गुस्सा एकदम शांत हो गया था। वह बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। गांव वालों ने सोचा, चलो भाई अच्छा हुआ, अब लड़की की जिंदगी संवर जाएगी। पर किसी को नहीं पता था कि यह शांति सिर्फ एक धोखा था। लगभग 1 महीने बाद एक सुबह पूरे गांव में हंगामा मच गया। विजय की पत्नी उस घर की पुरानी बंद कोठरी में मरी पड़ी मिली। ना कोई चोट,
ना कोई निशानी, ना किसी के चिल्लाने की आवाज। सिर्फ विजय की माँ रो रो कर कह रही थी, बेचारी कुछ दिन से बीमार थी, पता नहीं कैसे मर गई। गांव वाले ने सोचा कि यह एक इत्तेफाक है, पर विजय टूट गया। वह चुपचाप रहने लगा, रात भर जागता था और अपनी बीवी की तस्वीर को देखकर बस रोते रहता। कुछ महीने बीत गए। विजय की माँ ने एक अमीर घर की लड़की ढूंढी और विजय की दोबारा शादी कराने की सोची। इस बार लड़की सुंदर भी थी और बहुत पैसे वाली भी। पर विजय की माँ ने साफ गांव वालों से कह दिया कि अगर विजय के ससुराल वालों को पता चला कि यह पहले से शादीशुदा था तो शायद इसकी शादी टूट जाएगी। और गांव वाले ने सोचा कि विजय की जिंदगी अगर संवर जाती है तो चुप रहने में ही भलाई है, क्योंकि वो लोग सभी चाहते थे कि विजय ठीक हो जाए और अच्छे से रहने लगे। कुछ दिन बाद विजय की फिर से शादी हो गई। शादी के बाद सब कुछ दिन तक ठीक चला। विजय फिर से खुश रहने लगा। उसकी नई बीवी उसका बहुत ख्याल रखती थी। पर असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। एक दिन विजय के माँ बाप रिश्तेदार के घर गए थे। घर में सिर्फ विजय और उसकी धर्मपत्नी थी। विजय सुबह काम पर चला गया। उसकी बीवी ने सोचा, आज मैं पूरा घर साफ कर देती हूँ। साफ सफाई करते करते वो एक पुराने बंद कोठरी के पास पहुंच गई। ये वही कोठरी थी जहां विजय की पहली पत्नी मरी पड़ी मिली थी। पर नई बीवी को यह बात पता नहीं थी। उसने देखा कोठरी का ताला खुला हुआ था। विजय की बीवी ने सोचा, शायद सासू माँ ने इस ताले को बंद करना भूल गई थी और शायद इसे खुला ही छोड़कर चले गई। जैसे ही वो कोठरी के अंदर गई, उसने देखा एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। उसने बक्से को खोला और उसमें निकला लाल चुनरी, सिंदूर, पायल और चूड़ी और एक दुल्हन का पूरा श्रृंगार का सामान। इतना सुंदर, इतना चमकदार, जैसे कल ही किसी दुल्हन ने पहना हो। वह सोचने लगी, यह सब किसका है? इस घर में तो सिर्फ मैं और मेरे पति रहते हैं। उसका मन हुआ और उसने वह पूरा श्रृंगार पहन लिया। जैसे ही उसने सिंदूर लगाया, कमरे की हवा एकदम ठंडी हो गई। वह श्रृंगार पहनकर अपने कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी होकर हंसने लगी। रात को विजय काम पर से लौटकर आया। जब वो अपने कमरे में गया तो जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। उसकी नई बीवी बिल्कुल पहले पत्नी जैसी दिख रही थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। विजय थर थर कांपने लगा। तभी उसकी बीवी बोली, पर आवाज बिल्कुल पहली पत्नी जैसी थी, विजय, विजय तुम आ गए? इतना देर क्यों लगा दी? आओ मेरे पास, आओ ना। विजय इतना डर गया कि वही जमीन पर बेहोश हो गया। अगली सुबह विजय उठा। उसकी बीवी कमरे में नहीं थी, वह कोठरी में बेहोश पड़ी थी। विजय ने तुरंत अपने माँ बाप को बुला लिया और रात की सारी बात बता दी। उसकी माँ यह सुनते ही सफेद पड़ गया उसका चेहरा और चिल्लाने लगी, तूने उस कोठरी में जाने क्यों दिया? विजय बोला, माँ आखिर में कोठरी में ऐसा क्या है? तुमने आज तक बताया क्यों नहीं? पर उसकी माँ चुप रही। उस रात विजय की बीवी घर में जोर जोर से हंसने लगी और पूरे गांव में पता लग गया, मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पूरा घर कांपने लगा। विजय की माँ ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने पूजा शुरू की, आग लगाई, मंत्र पढ़ना चालू किया और फिर जोर से बोला, इस लड़की के शरीर में विजय की पहली पत्नी की आत्मा घुस गई है। तभी सच्चाई सामने आई। तांत्रिक ने बताया, विजय की माँ ने दहेज के लालच में अपनी पहली बहू पर काला जादू किया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। उसी कोठरी में उसकी आत्मा बंद थी और जब नई बीवी ने श्रृंगार पहना तो उसकी आत्मा उस पर हावी हो गई। तांत्रिक ने बड़ी मुश्किल से उस आत्मा को निकाला और विजय की बीवी को बचा लिया। पर जब बात गांव में फैल गई तो विजय की नई बीवी ने विजय और उसके घर वालों को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद गांव में खबर आई, वह तांत्रिक अपने ही घर में मरा पड़ा मिला। और उसी के अगले दिन विजय की माँ उसी कोठरी में जहां पहली पत्नी मरी पड़ी मिली थी, उसी कोठरी में विजय की माँ भी मरी पड़ी मिली और दीवार पर सिंदूर से लिखा था, अब मेरा बदला पूरा हुआ।
इस हादसे के बाद विजय पूरी तरह टूट गया। गांव वालों का कहना है आज भी रात के अंधेरे में उस घर की खिड़की पर विजय को एक लाल जोड़े में खड़ी दुल्हन दिखाई देती है और हवा में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, विजय, विजय मैं आ गई हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बाजीराव पाटिल है। ये घटना तब की है जब मैं नाइट में काम करने गया था मीरा रोड में। काम रात के 7 बजे से सुबह के 7 बजे चलने वाला था। खाना पीना सब वहीं मिलने वाला था। दरअसल मैं शूटिंग लाइन में लाइटमैन के डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। कुछ दिन से मेरी कंपनी में कोई काम नहीं था, तो मेरे एक दोस्त ने कहा नाइट में काम है तो तू आ जा। मीरा रोड में 10 दिन का नाइट में शूट होगा तो कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। तो मैंने भी बिना सोचे समझे घर से निकल जाता हूँ। वैसे तो रात में मैं काम नहीं करता, क्योंकि अक्सर मुझे रात में बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। क्या करें, मजबूरी है तो करना तो पड़ेगा ही। कुछ दिन बाद फ़ोन की ईएमआई जो जाने वाली थी और कोई चारा भी नहीं था मेरे पास। अब मैं रहने के लिए वैसे तो विले पार्ले में रहता हूँ, तो घर से निकल के पहले स्टेशन के लिए ऑटो कर लेता हूँ। पर पता नहीं क्यों आज बहुत रास्ते में ट्रैफिक थी। लगभग मुझे यहीं पर 6:30 बज चुके थे। दरअसल मुझे जल्दी निकलना चाहिए था, पर मैंने सोचा कि रात भर काम करना है तो दोपहर में थोड़ा सो लेता हूँ, ताकि वहां पर मुझे नींद ना आए। जब मैं उठा तो मुझे लेट हो चुका था और नींद भी ठीक से नहीं पूरी हुई थी। अब जल्दी से स्टेशन पहुंच के मैं पहले विले पार्ले टू मीरा रोड की टिकट ले लेता हूँ। शाम का टाइम था तो ट्रेन में गर्दी भी बहुत थी। लोग लोकल ट्रेन में जैसे लटक लटक कर जाते हैं, तो उन्हें देखकर मुझे बहुत ही डर लगता है। कभी कुछ हादसा हो जाए तो घर वाले कैसे जीते होंगे। यही सब सोचते सोचते मैं मीरा रोड स्टेशन पहुंच जाता हूँ। वैसे आज तो पहले मैं कभी यहाँ पर काम करने नहीं आया था। स्टेशन पहुंच के दोस्त को कॉल करता हूँ और दोस्त ने मुझे वहाँ का लोकेशन बताया कि मीरा रोड में कोई विमल स्टूडियो था, वहाँ पर मुझे पहुँचना था। ऑटो पकड़ के मैं जल्दी से वहां पर पहुंच जाता हूं, पर मैं लेट हो चुका था पहुंचने में। पर वहां का माहौल देखकर लग रहा था कि शायद अभी काम चालू नहीं हुआ है। सब लोग चाय पी रहे थे, तो मैंने भी जाकर दोस्त के पास एक कप चाय पी लिया और थोड़ी देर बाद काम चालू हो जाता है। काम करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कुछ दिन से घर पर ही बैठा था, तो उस वजह से काम करने का फ्लो भी टूट जाता है। अब काम करते करते लगभग रात के 11 बज जाते हैं और भूख भी लग चुकी थी। तो अब मैं ये सोच ही रहा था कि तब तक ब्रेक टाइम हो गया। खाने में रोटी, चावल, सब्जी और खीर बना था। लगभग 30 मिनट के ब्रेक टाइम के बाद में फिर सब लोग काम चालू कर देते हैं। पर अब खाना खाते ही मुझे न जाने क्यों बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। थोड़ी देर काम चलता ही है तो अचानक डायरेक्टर ने पैकअप बोल दिया। तो सुनने में आया कि एक्टर की अचानक से तबीयत खराब होने की वजह से डायरेक्टर ने पैकअप कर दिया। अब मेरे दोस्त ने बोला तू जल्दी से निकल जा, घर जाने के लिए तुझे लास्ट लोकल ट्रेन मिल जाएगी, तो तू यहाँ पर रुक मत, जल्दी से स्टेशन पहुँच। मेरा घर तो यहीं पास में है, तो मैं चल के भी पहुँच जाऊँगा। अब मैं जल्दी जल्दी पहुँचने की कोशिश करता हूँ, मुझे लास्ट ट्रेन मिल जाएगी। लगभग 12:30 की लास्ट लोकल ट्रेन थी, पर मुझे निकलते निकलते ही 12 बज चुके थे। अब मैं रोड पर बस, ऑटो कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे मन ही मन ऐसा लग रहा था कि शायद वो लास्ट लोकल मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। अब काफ़ी देर हो चुकी थी मुझे, पर कोई बस ना कोई ऑटो मिले और मेरा 15 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो गया। लगभग 12:15 हो चुके थे। तभी पीछे से एक बाइक वाले ने मुझे पूछा कि भैया कहाँ जाओगे। मैंने भी कहा भैया मुझे मीरा रोड स्टेशन जाना है। तो उन भैया ने मुझसे कहा चलो मैं छोड़ देता हूँ। मैंने सोचा चलो, अगर गाड़ी छूट भी गई तो स्टेशन पर ही रात को रुक जाऊंगा और सुबह वहां से गाड़ी पकड़कर निकल जाऊंगा। भैया ने मुझे 15 मिनट में स्टेशन पहुंचा दिया और मैं भाग भाग के जाने लगा। पर जैसे ही स्टेशन पहुंचा तो जस्ट गाड़ी निकल चुकी थी। अगर शायद मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाता तो शायद वो गाड़ी पकड़ लेता। खैर अब कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, तो अब मैं उसी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता हूँ और थोड़ी देर यूट्यूब स्क्रॉल करने लगता हूँ।
तभी एक हॉरर वीडियो मेरे सामने आती है। वो इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि उस वीडियो को देख ही रहा था, तभी मेरे पीछे से एक हाथ आया। मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। मैंने देखा कि वो हाथ एक पुलिस वाले का था। उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ पर जाना है। मैंने कहा, सर मुझे विले पार्ले पहुंचना था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, रात के समय यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, तो आप किसी पहचान वाले को फ़ोन करके उसके घर पर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर रात को कुछ आपके साथ होता है तो उसकी जवाबदारी हमारी नहीं होगी। इतना कहकर वो पुलिस वाला वहां से चला जाता है। अब मैं अपने दोस्त को कॉल करने लगता हूँ, क्योंकि उस पुलिस वाले अंकल के बाद में मेरा डर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी मैंने अपने उस दोस्त को कॉल किया, बट उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। काफ़ी देर मैंने उसके नंबर पर ट्राई किया, बट उसका नंबर ऑफ ही बता रहा था। तभी मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई तो मैंने देखा पूरे स्टेशन पे मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा अब डर लगने लगा था। पुलिस वाले अंकल के ऐसा कहने के बाद मेरा डर मानो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पर वहां रुकने के अलावा और कोई मेरे पास रास्ता भी नहीं था। लगभग रात के 1:30 बज चुके थे और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। अब ना जाने क्यों मुझे बहुत तेज नींद आने लगती है। अब मैं जहाँ पर बैठा था वहां पर लेटने के लिए जगह भी थी और स्टेशन का पंखा भी चालू था, तो मैं वहीं पर लेट जाता हूँ। फोन को पैंट के अंदर रख लेता हूँ ताकि फोन सेफ रहे। थोड़ी देर लेटा ही था, तब तक फैन बंद हो जाता है। अचानक लाइट भी चले जाती है। अब इतना होते ही मेरी हालत मानो खराब हो जाती है। अचानक से 2 से 3 बार लाइट बंद चालू होती है, जैसे कोई मूवी का हॉरर सीन चल रहा हो। थोड़ी देर बाद जब सब नॉर्मल होता है तो मैं चुपचाप लेट जाता हूँ, क्योंकि अब मैं और नहीं जाग सकता था, इसलिए मैं चुपचाप लेट जाता हूँ। पर थोड़ी देर बाद मुझे किसी की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई मेरे बगल में बैठा हो और जोर जोर से सांस ले रहा हो। अब मेरा अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आंख खोल के देख सकूं। धीरे धीरे वो सांस लेने की आवाज और ज्यादा बढ़ने लगती है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर देख सकूं कि आखिर मैं कौन हूं। मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगा था। तभी थोड़ी देर बाद वो आवाज अपने आप बंद हो जाती है। तभी मैंने थोड़ा सा आंख खोलकर देखने की कोशिश की कि आखिर में है क्या। तभी मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई एक बहुत बड़ा इंसान खड़ा है। उसकी बस मुझे परछाई दिख रही थी, बट मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर पलटकर देख सकूं। तब मैं वहीं पर लेटा रह गया और आंख बंद करके भगवान को याद करने लगा कि हे भगवान, मुझे बस यहाँ से घर पे पहुंचा दे। न जाने मैं यहाँ पर कैसे फंस गया। थोड़ी बात स्टेशन पर अनाउंसमेंट होता है कि मीरा रोड से चर्च गेट जाने वाली ट्रेन आने वाली है, और मैंने टाइम देखा तो सुबह के 4 बज चुके थे। अब मैं जैसे तैसे वो लोकल ट्रेन पकड़ लेता हूँ और विले पार्ले उतर जाता हूँ। जल्दी से घर पहुंच जाता हूँ ताकि मैं लेट सकूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। घर पे पहुंचकर मैं चुपचाप सो जाता हूँ और जब मेरी आंख खुलती है तो लगभग दोपहर के 2 बज चुके थे। तभी मेरा बदन काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा था, जैसे बदन मेरा पूरा टूट रहा था और बहुत तेज मुझे बुखार भी था। तभी मेरी मम्मी ने मेरे गर्दन पर एक अजीब सा निशान दिया, जैसे मानो किसी के काटने का निशान था, और उस निशान को देखकर मुझे और ज़्यादा डर लग रहा था। तभी हमारे पहचान वाले एक बाबा थे। वहाँ पर मेरी माँ ने मुझे ले गई झड़वाने फुकवाने के लिए। तो उस पंडित ने मुझे झाड़ा फूका और उसके बाद में मेरी थोड़ी तबीयत में सुधार आई, और मैंने सोच लिया कि आज के बाद कभी भी किसी स्टेशन पर मैं नहीं रुकूंगा और ये किस्सा हमेशा मुझे याद रहेगा। तो ये थी दोस्तों मेरी हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आज की जो भूतिया घटना है वो शुभम साळुंखे के साथ में हुई है। शुभम मुंबई का रहने वाला है और मुंबई में एक ओला कैब चलाता है। आखिर में उनके साथ में ऐसी क्या घटना हुई थी, तो चलिए सुनते हैं उनकी जुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम है। आखिर में उस रात में मेरे साथ में ऐसा क्या हुआ था जो कि मैं मरते मरते बचा था। तो आइए आपको भी सुनाता हूं कि उस रात को मेरे साथ में क्या हुआ था। दोस्तों, मैं एक ओला कैब ड्राइवर हूं और मैं मुंबई का रहने वाला हूं। कोई अच्छी ना नौकरी लगने पर मेरे किसी एक दोस्त ने मुझे कहा कि तू ओला ड्राइवर बन जा, उसमें भी ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। तो मैंने भी उसकी बात मान के ये काम शुरू कर दिया।
एक दिन मैं अपनी गाड़ी खड़ी कर कर लगभग रात के 7 बजे ये सोच रहा था कि काश मुझे कोई एक बड़ा भाड़ा मिल जाता। वो भाड़ा मारने के बाद मैं अगले दिन आराम करता। पूरा दिन सोता मैं, सिर्फ आराम करता। इतना सोच ही रहा था, तभी एक पीछे से भैया आए और उन्होंने कहा कि भैया नासिक चलोगे? बहुत ही अर्जेंट है, प्लीज़ चलो ना। वो आदमी मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था। मैंने उनसे पूछा कि आखिर भैया बात क्या है, इतना ज़्यादा घबराए क्यों हो? तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया मैं नासिक में रहता हूँ, मुंबई आया था किसी काम से, पर अचानक मेरे एक रिश्तेदार का कॉल आता है और उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है और वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है। मुझे ये सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तभी बिना सोचे समझे मैंने हाँ कह दिया। पर मेरे लिए परेशानी की बात यह थी कि मैं आज से पहले कभी बाय रोड नासिक नहीं गया था। तो मैंने सोचा मैप में लोकेशन डाल दूंगा। तभी मुझे याद आया कि मैंने भैया से पैसे की बात ही नहीं की। तभी मैंने भैया को पूछा, बस ऐसे ही, कि अच्छा भैया मुझे वहाँ से आने के लिए भाड़ा तो मिल जाएगा ना? तभी भैया ने कहा कि आप चिंता मत करो, अगर नहीं भी मिला तो मैं वहाँ से आने जाने का दोनों तरफ का पैसा दे दूंगा, बस मुझे जल्दी से पहुँचा दो। मैंने सोचा चलो, नहीं भी मिला सवारी तो कोई बात नहीं, इतना तो पैसे मिल ही जाएंगे कि कल छुट्टी मार के पूरा दिन आराम करूंगा। यही सब सोचते सोचते लगभग मुझे 2 घंटे हो चुके थे गाड़ी चलाकर, और मुझे अब बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा था। ना ये भैया कुछ बात कर रहे थे और ना मैं कोई गाड़ी में सॉन्ग लगाकर सुन सकता था, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा था। मुझे अब भूख भी बहुत जोर से लग रही थी, पर मैंने सोचा बस थोड़ी देर में पहुंच के इनको छोड़कर किसी ढाबे पर खाना खा लूंगा। लगभग मुझे नासिक पहुंचने में 11 बज गया था और मैंने इन भैया को नासिक रेलवे स्टेशन के पास में छोड़ दिया। तभी भैया ने उतर के मुझे कहा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने मुझे जल्दी से पहुंचा दिया। और तभी उन भैया ने मुझे 10,000 रुपये निकाल के दे दिए और कहा संभाल कर जाना और रास्ते में खाना खा लेना। मेरी वजह से आपको भूखा रहना पड़ा, पर सच कहूं तो उन भैया ने थोड़ा ज़्यादा पैसे दे दिया मुझे। अब मैंने सोचा जल्दी से खाना खा के अपने घर के लिए निकलता हूं और कल पूरा दिन आराम करूंगा। यहाँ से निकलकर मैंने सबसे पहले ढाबे पर खाना खाया। थोड़ी देर वहाँ पर आराम करके मैं वहाँ से निकल जाता। अब लगभग रात के 12:30 बज चुके थे। अब मूड थोड़ा अच्छा करने के लिए मैंने सॉन्ग प्ले किया, जिससे कि मुझे थोड़ी सुकून मिले। असल में मुझे गाना सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब गाना सुनते सुनते मैं बाय रोड मुंबई की तरफ निकल जाता हूँ। लगभग रात के 2 बज रहे थे। तभी अचानक मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं किसी गलत रास्ते पर आ गया हूँ, क्योंकि दूर दूर तक मुझे एक गाड़ी नहीं दिख रही थी और ना ही कोई दुकान और ना किसी का घर। एकदम सुनसान रोड था। तभी मैंने अपने फ़ोन देखा कि फ़ोन के अंदर नेटवर्क बिल्कुल नहीं था और मैप भी काम नहीं कर रहा था। न जाने ये कौन से रोड पर आ गया था मैं। दूर दूर तक ना कोई इंसान था और ना कोई जानवर। मैंने सोचा कि आगे चलते जाता हूँ, अगर कोई दिखा तो रास्ते में रास्ता पूछ लूँगा। थोड़ी देर बाद मुझे दूर खड़ी एक लड़की दिखाई देती है, लगभग 30 से 35 साल की, जो अपना हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रही थी। मैंने सोचा चलो इसकी हेल्प भी कर दूंगा और मैं रास्ता भी पूछ लूंगा। तभी मैंने अपनी गाड़ी को रोका और उससे पूछा, दीदी क्या आपको मदद चाहिए? उन्होंने कहा मुझसे, मुझे घर जाना है, मेरा बच्चा घर पर इंतजार कर रहा है। बस उस दीदी ने इतना कहा
और उसके बाद वो गाड़ी में बैठ गई और मैं गाड़ी लेकर निकल जाता। तभी मैंने दीदी को पूछा कि आप इतने रात को इतने सुनसान रोड पर कर क्या रही थी। तो उन दीदी ने कोई जवाब नहीं दिया। लगभग 2 से 3 बार मैंने पूछा, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। बस वो एकदम शांत होकर बैठी थी। फिर मैंने सोचा कि ये दीदी ना कुछ बोल रही है, ना ही कोई जवाब दे रही है, और ना बता रही है कि इनको जाना कहाँ है। बहुत ही अजीब लग रहा था मुझे। तभी थोड़ी देर बाद एक और लड़की मुझे रोड पर दिखाई दी। मैंने सोचा, एक और लड़की? वो लड़की भी हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रही थी। जैसे ही मैंने उस लड़की के पास अपनी गाड़ी रोकी तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिफ्ट दी थी। तो इसके पहले जो मिली थी वो कौन थी? और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। तभी उस लड़की ने कहा, मेरा बच्चा घर पर वेट कर रहा है, मुझे घर जाना है। इतना कहकर वो गाड़ी में आके बैठ गई। अब ये नज़ारा देखकर मैं गाड़ी चलाऊं भी तो कैसे चलाऊं। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मानो मेरी आवाज तक नहीं निकल रही थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। जब थोड़ी देर आगे जाता हूं, वही लड़की वापस बाहर खड़े होकर लिफ्ट मांग रही थी। लगभग ऐसा मेरे साथ 2 से 3 बार होता है। अब मुझे समझ आ गया था कि मैं किसी छलावा में फंस चुका हूं, क्योंकि ना ये रास्ता खत्म हो रहा था और ना ही ये लड़की का सिलसिला खत्म हो रहा था। बार बार ये लड़की आखिर कैसे लिफ्ट मांग रही है। अब मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं गाड़ी नहीं रुकाऊंगा। और इस बार जब मैंने गाड़ी नहीं रोकी, तभी अचानक ऐसे लगा कि मेरा किसी ने पीछे से गला पकड़ लिया। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता। और जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और मेरे बगल में एक दादा दादी जी बैठे थे और मेरे सर पे काफी चोट लगी थी। तभी मैंने उन दादाजी को पूछा कि दादाजी, मैं यहाँ कैसे आया। और तभी दादाजी ने बताया, हमारे झोपड़ी से थोड़ी ही दूर एक तालाब है। सुबह में मैं जब वहां गया तो तुम वहीं बेहोश पड़े थे और तुम्हारी गाड़ी भी वहीं पड़ी थी। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वहां पहुंचा कैसे। तभी मैंने दादाजी को पूछा कि यहां से मुंबई कितनी दूर है। दादाजी ने बताया, लगभग यहां से 2 किलोमीटर के बाद वहां से एक हाईवे दिखेगा। वो हाईवे पकड़ के आप निकल जाना। तभी मैंने दादाजी को बताया कि कल रात मेरे साथ में क्या हुआ। तभी दादाजी ने कहा, तुम पहले लड़के नहीं हो। अक्सर इस बीच में कोई ना कोई तालाब के पास मुझे मिल ही जाता है। पर खैर, तुम अब अपने घर निकल जाओ जितना जल्दी हो सके। अब जब मैं अपनी गाड़ी लेकर वापस मुंबई की तरफ निकलता हूं, तब मेरे मन में ऐसा आया कि उन दादाजी ने मेरी इतनी मदद की, बदले में मैंने उन्हें कुछ पैसे दे देने चाहिए थे। यही सोच के मैं वापस दादाजी के झोपड़ी की तरफ गाड़ी मुड़ा लेता हूँ। पर असली झटका तो मुझे तब लगा जब मैं उस जगह पर वापस गया तो ना वहां पर दादाजी थे और ना दादी और ना वो झोपड़ी थी जो अभी कुछ देर पहले वहां पर मौजूद थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी भूतिया घटना। हेलो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी मीनाक्षी यादव ने भेजी है। आखिर में उनके साथ में ऐसी क्या घटना हुई थी जो काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी ज़ुबानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मीनाक्षी यादव है। ये घटना तब की है जब मैंने पहला पहला जॉब शुरू किया था। वैसे तो मैं रहने के लिए मुंबई में रहती हूँ और मेरी एक छोटी सी फैमिली है। उस घर में मेरे मम्मी पापा, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन रहती है।
सब कुछ ठीक चल रहा था। पढ़ाई पूरी कंप्लीट होने के बाद में मैंने सोचा कोई अच्छी सी जॉब कर लेती हूँ, ताकि अपने शादी का खर्चा खुद उठाऊंगी और माँ बाप के ऊपर कोई कर्जा होने नहीं दूंगी। और यही सपना लेकर मैं एक छोटा सा काम करने निकली थी। एक जॉब मिला था मुझे। वैसे तो रहने के लिए मैं माहिम में रहती थी, बट मेरा जो जॉब था, ऑफिस था, वो मस्जिद बंदर में था। अब नया नया जॉब था, तो मुझे वैसे तो ट्रैवलिंग की आदत नहीं थी। फिर भी धीरे धीरे करके मुझे उसकी भी आदत लग गई। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। घर में काफ़ी खुशियाँ थी। सब कुछ माहौल अच्छा चल रहा था, बट ज़्यादा समय के लिए नहीं। लगभग मुझे वहाँ पर कुछ महीने हुए ही थे काम करके, तब मेरे साथ में ऐसी घटना होगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस ऑफिस में एक विकास करके एक लड़का था। विकास जो था, दिखने में बहुत काला सा था। मतलब लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कोई ऑफिस में उसे बात भी नहीं किया करता था। बहुत ही मोटा सा, भद्दा सा, दिखने में बहुत ज़्यादा काला, आंखों में डार्क सर्कल। इसलिए कोई उससे बात नहीं करता था, उससे दूरी बना के रहता था। तो मैंने सोचा कि अगर सब कोई इसके साथ ऐसा करेगा, तो मैं भी अगर वही करूँगी तो मुझ में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। तो मैंने उससे थोड़ी बहुत बात करना चालू कर दी, एक दोस्त के नाते। धीरे धीरे बात करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि विकास अब एकदम फ्री हो चुका है। मुझसे वो एकदम फ्रेंडली बात करने लगा। बट ऑफिस में कुछ लोगों ने मुझे समझाया था कि तू उससे बात मत किया कर, तू यहाँ काम करने आती है, हम लोगों के साथ में उठा बैठा कर और चले जाया कर, क्योंकि ऑफिस में कोई उसे पसंद नहीं करता, तो तू भी उससे दूर रहेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। बट मैंने लोगों का ध्यान नहीं दिया। मैंने विकास को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट किया। धीरे धीरे हम दोनों में बातचीत नॉर्मली होने लगी थी, एक फ्रेंड की तरह। फिर एक दिन मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मेरे घर वाले लोग मुझे कहने लगे कि बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, तो तुम्हारा फैसला क्या है, मुझे बता दो। तो मैंने अपने माँ बाप को कहा कि मैं अपने शादी का खर्चा तो खुद उठाऊंगी, और वैसे मुझे कोई बाहरी लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप लोग जहाँ शादी करोगे मैं वहाँ चुपचाप कर लूँगी। और इसलिए मैं कभी चाहती भी नहीं थी कि मेरे ज़िंदगी में कोई लड़का आवे और मैं अपने माँ बाप को तकलीफ़ दूँ। मैं अपने माँ बाप की पसंद से शादी करना चाहती थी और उनका मान सम्मान बढ़ाकर अपना लाइफ सेटल करना चाहती थी। और इसीलिए मैंने ये काम पकड़ा था कि दो पैसे कमाकर अपने शादी का खर्चा भी खुद ही उठा लूँ। बट शायद ये सपना मेरा सपना ही रह गया। कुछ दिन के बाद में मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में विकास को कह दिया कि मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। बट इतना कहते ही न जाने क्यों विकास के चेहरे का रंग ही बदल गया। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर 12 बज चुके थे, जैसे मानो मेरी ये बात उसे काफ़ी ज़्यादा बुरी लग गई हो। और ऐसा ही हुआ। उस दिन के बाद से वो थोड़ा सा खामोश रहने लगा था, बातचीत भी कम कर दिया था। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद कहीं ना कहीं ये मुझे मन ही मन पसंद तो नहीं करने लगा था। तो मैंने ये चीज़ को कंफर्म करने के लिए एक दिन ऐसा बहाना किया कि विकास, मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो चुका है, तो क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ, मुझे एक कॉल करना है। और मैंने उसका फ़ोन लेकर किसी को कॉल किया ऐसे ही। और बात करते करते मैं ऑफिस के बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद में मैंने वो चीज़ देखा जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने देखा कि विकास के गैलरी में मेरी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक की हुई रखी हुई है। ऑफिस के अंदर बैठे हुए, आते जाते, कुछ ना कुछ काम करते हुए उसने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ मेरे क्लिक करके अपने फ़ोन में सेव करके रखे थे। तब मैं समझ गई कि शायद ये कहीं ना कहीं मुझे पसंद करने लगा। तो मैंने अपने सारे फ़ोटोज़ को डिलीट कर दिए और उसके बाद में मैंने उसका फ़ोन दे दिया उसे। और उसको कुछ देर के बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हो गया कि शायद मुझे पता चल चुका है कि उसने क्या किया है। और उसके बाद से मैंने उसे सारे जगह से ब्लॉक कर दिया, हर जगह से, व्हाट्सअप से, कॉल से, हर जगह से मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। और उस दिन के बाद से मैंने उससे बातचीत एकदम ही बंद कर दी और ये चीज़ उसे खाई जा रही थी। अब कुछ दिन के बाद से मानो उसे ये चीज़ हद से ज़्यादा बुरी लग चुकी थी और वो मन ही मन खुद को कोसने लगा था। बट मैं तो उससे दूरी बना ली थी। मैंने सोचा आज के बाद मैं इससे कभी बात नहीं करूँगी।
बट थोड़े ही दिन के बाद में विकास का बर्थडे था और उसने ऑफिस में सबसे कह दिया कि तुम लोगों के लिए मैंने एक ट्रीट रखा हुआ है, तुम लोग बाहर से कुछ भी ऑर्डर करो, उसका पे मैं कर दूंगा। तो बेफिक्र रहो, जिसको जो मंगा कर खाना है खा लो। और सब लोग उसे लाइन बाय लाइन विश कर रहे थे। तो मैंने भी मन को थोड़ा सा बहलाया और कहा कि जाने दो, उसने जो गलती की है आज के दिन से साइड में रख के एक कलीग के नाते मैं उसे विश कर देती हूँ। मैंने भी उसे बर्थडे विश कर दिया और थोड़ी देर के बाद में उसने मुझसे आकर माफ़ी मांग ली उस दिन के लिए जो उसने गलती की थी। और उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं आपके लायक नहीं हूँ और मैं आपको पसंद नहीं हूँ, तो वो सारी बातों को भूल कर हम लोग एक फ्रेंड की तरह रहते हैं। तो मैंने भी कह दिया कि शायद इसने अब माफ़ी मांग ली है तो मुझे भी ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। मैंने भी नॉर्मली उससे बात करना चालू कर दिया और उसे विश करने के बाद में थोड़ा बहुत बात भी किया मैंने। उसके बर्थडे के 2-3 दिन बाद में विकास ने कुछ खाने के लिए ऑफिस में लाया था और कहा कि मेरी मम्मी किसी मंदिर में गई थी तो ये वहाँ का प्रसाद है। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे उस प्रसाद को नहीं खाना चाहिए था। मैंने सोचा कि भगवान का प्रसाद है और मैंने खा लिया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस प्रसाद को खाने के बाद लगभग 1 से 2 दिन के बाद में मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होने लगी थी, जैसे मानो मुझे खुद पर कंट्रोल ही नहीं था। क्योंकि मैं धीरे धीरे अब विकास के क्लोज जाने लगी थी। अब मैं उससे खुद ब खुद बात करने लगी थी और खुद कॉल किया करते थे। और ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। धीरे धीरे ये सिलसिला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैं अब हद से ज़्यादा उससे बात करने लगी थी, फ़ोन पर आते जाते। और ज़्यादातर मैं उसके साथ में ही आया जाया करती थी और ऑफिस में भी खाना पीना सब साथ में ही करते थे। अब ये सिलसिला इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि अब मैं उसके खाया हुआ निवाला, झूठा पानी, हर एक चीज़ को शेयर करने लगी थी। और ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और उसके बाद में वो हुआ मेरे साथ में जो कभी मैंने सपने में नहीं सोचा था। एक दिन विकास ऑफिस नहीं आया और पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी थी। मैं खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। न जाने क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा था। मैं मन ही मन में खुद को सवाल कर रही थी कि तू ये क्या हो चुकी है, ये तेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों तू विकास के पीछे भागे जा रही है। वो तेरे लायक नहीं है, उसकी शक्ल देख और तू कहाँ पर। बट पता नहीं क्यों जैसे मानो खुद के ऊपर कोई मेरा कंट्रोल ही नहीं रहा। और उस दिन मैं ऑफिस से जल्दी निकल गई और मैंने विकास को कॉल किया और कॉल करके कहा कि आप मुझे अभी आके मिलो। और मिलने के बाद मैंने उससे कहा कि आप ऑफिस क्यों नहीं आए। और उसने मुझसे कहा, देखो मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आपको अगर मुझसे प्यार नहीं है तो मुझे अभी बता दो, कल से मैं ऑफिस नहीं आऊँगा। इतना सुनते ही पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्या हुआ कि मैंने भी उसे कह दिया कि हाँ, मैं भी आपको पसंद करती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और मैं आपके साथ शादी करूँगी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था ये एक बुरा सपना है, बट ये एक हकीकत थी। उसके बाद विकास ने मेरे साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया। कुछ महीनों के बाद में उसने मुझसे कहा कि हम लोग शादी कर लेंगे, बेफिक्र रहो। और मंदिर में जाकर एक छोटा सा उसने शादी कर लिया मुझे तसल्ली दिलाने के लिए। और कहा बाद में मैं अपने घर पे सबको बता दूंगा। कुछ दिन के बाद में लगभग 6 महीने बाद जब उसने मुझे पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लिया, मेरे साथ में सब कुछ कर लिया और मुझे बीच सफ़र में छोड़ दिया, ये कहकर कि मैं अब तुम्हारे साथ में नहीं रह सकता, तो प्लीज़ तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, दोबारा अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। इतना कहकर वो चला गया और मैं पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी। अब उसने ऑफिस छोड़ दिया था। अब मैं उसके घर के पीछे आगे पीछे भागने लगी थी। हद से ज़्यादा मैंने कोशिश करने के बाद में उसके घर वाले लोग ने मुझ पर हाथ उठा दिया और मैं एकदम पागल जैसी हो गई थी। रोज उसे पागलों की तरह फ़ोन किया करती, मैसेज किया करती, बट अब उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। कुछ दिन के बाद में मैं उसके घर पर भी गई थी, बट उसके घर वाले लोग ने मुझे उससे बात नहीं करने दी। अब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, जैसे मानो मेरा खुद के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं था। मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी, हर जगह उस विकास को ढूंढने लगी थी। थक हार कर मैं एक जगह ऐसी बैठ गई थी जहाँ पर एक गणपति का मंदिर था। उस मंदिर के बाहर जब मैं एकदम पागलों की तरह बैठी थी तो लगभग एक 70 साल का बुढ़ा इंसान मेरे पास आया और मुझे कहता है कि बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान है मेरे पास में। उसने मुझे एक पता दिया और कहा कि तुम इस एड्रेस पर चले जाओ, तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। मैंने भी बिना सोचे समझे उस एड्रेस पर जाकर पहुंच जाती हूँ। वहां जाने के बाद मैंने देखा
कि एक तांत्रिक है, वो बैठा हुआ है और कुछ लोग उसके आसपास में, और हर लोग अपनी समस्या बता रहे और उसका समाधान लेकर जा रहे। बट जब मेरा नंबर आया तो उस तांत्रिक ने मुझसे कहा कि बेटा, जाओ तुम अपनी माँ को पहले बुला लाओ, क्योंकि मुझे आपकी माँ से बात करनी है। और मैंने भी अपनी मम्मी को जाकर ये सारी बात बताई और अगले दिन उस तांत्रिक के पास ले गई। वहाँ जाने के बाद में उस तांत्रिक ने मेरी माँ से कुछ बात किया और बात करने के बाद कहा कि सबसे आखिरी में आपका नंबर आएगा। जब सब लोग चले गए तो मेरा नंबर आया, तो उन्होंने मुझे कुछ खाने के लिए दिया और कहा कि इसे थूकना मत, इसे निकल जाना। और मैंने भी ठीक वैसे ही किया। उसको खाने के बाद लगभग मुझे 30 मिनट बाद बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लगा, और इतना ज़्यादा दर्द होने लगा कि मानो जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। और थोड़ी ही देर के बाद में मैं काफ़ी ज़्यादा उल्टी करने लगी थी, और उल्टी करने के बाद में मैं तुरंत वहाँ पर बेहोश हो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मानो मेरे शरीर से पूरा बोझ हल्का हो गया हो, ऐसा फील हो रहा था मुझे, जैसे मैंने खुद को बहुत पहले जैसा फील किया हो। और तब मैंने अपनी माँ को पूछा कि माँ, मुझे हुआ क्या था। आखिर में तांत्रिक ने कुछ तो बताया होगा उन बाबा ने। तब मेरी माँ ने बताया कि उस तांत्रिक ने बताया कि तुझे किसी ने खाने में मिलाकर कुछ काला जादू किया था, जिसके वजह से तू उसके वश में हो गई थी। और तब मुझे समझ में आया कि इसके पीछे और कोई नहीं, वो विकास ही है। और मैंने सोच लिया था कि मैं उससे बदला लूंगी, और मैं उसे जगह जगह ढूंढने लगी। बट जब मैं उस पते पर पहुंची तो पता चला कि वो लोग अब वहाँ नहीं रहते। वहाँ के अड़ोस पड़ोस ने बताया कि वो लोग ने काफ़ी दिन पहले ही घर छोड़कर चले गए। और वहाँ के कुछ लोग ने ये भी बताया कि उसकी माँ काला जादू किया करती थी, उसके घर में यही सब होता था। न जाने अब वो किसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा होगा। तो बस दोस्तों, ये स्टोरी यहीं तक थी। कैसी लगी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक अपना ख्याल रखिए।